चलो भाई शुरू करते हैं। देखो अभी ना मैं बेसिक नहीं बताता जो कि कॉस्ट क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। वो सब थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसको हम खुद ही समझ जाएंगे, हम मतलब आप। ठीक है, जैसे ही मैं सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आप खुद ही, मैं आपसे पूछूंगा कॉस्ट क्या होता है, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, कम ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा तो नहीं, कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो सब आप खुद ही बता दोगे। ठीक है, मैं सीधा आता हूँ मेन मुद्दे की बात, चैप्टर पे। पहला चैप्टर हमारा है कॉस्ट शीट। ठीक है, तो चलो फिर मेन इसी पे चालू करते हैं। कॉस्ट शीट देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट मतलब अभी आप ध्यान पे रखो खर्चा। ठीक है, कॉस्ट मतलब किसी भी सामान को बनाने के लिए या किसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी खर्चा लगता है। ठीक है, वापस से बोलता हूँ, कॉस्ट मतलब जो भी सामान, प्रोडक्ट, गुड्स को बनाने के लिए या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे खर्चा लगा है, लैपटॉप लगा है, पेन टैबलेट लगा है, ठीक है, बिजली लग गई है, तो ये सब खर्चे लगे हैं। ठीक है, अच्छी सी ड्रेस लगी है। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड करने में भी खर्चा लगता है। सर्विस प्रोवाइड जैसे मान लो आप यहाँ से रायपुर से मुंबई जाना चाहते हैं तो ट्रेन से जाएंगे, सर्विस है। प्लेन से जाएंगे, सर्विस है। ठीक है, ट्रेन में जब जाते हो तो ट्रेन में कोई सामान थोड़ी बिकता है, मतलब ठीक है, अरे गुटखा वो सब है, वो सब अलग अलग हो, ठीक है, वो सब नहीं। ट्रेन, इंडियन रेलवेज आपको कुछ बेचता थोड़ी है, सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, या इंडियन एयरवेज या इक्सीगो, इंडिगो, क्या क्या फ्लाइट रहती है ना, इक्सीगो या इंडिगो कुछ फ्लाइट रहती है, तो अगर आप उसमें जाते हैं तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो एरोप्लेन आपके नाम पे बेच नहीं दिया गया है, कोई सामान बेच नहीं रहे। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फाइनली बोलता हूँ कॉस्ट मतलब क्या हो गया, किसी भी सामान को बनाने के लिए, सामान देखो जैसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, तो ये दिस इज अ प्रोडक्ट और अ गुड। ठीक है, दिस इज अ गुड सामान। तो इसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चा लगता है या सर्विस को प्रोवाइड करने में जो भी खर्चा लगता है, तो उसको हम कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब क्या होगा कि मैं इस प्रोडक्ट का ना एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन कौन सा खर्चा, बता बता तेरे ऊपर, तेरे पीछे, तेरे को बनाने के पीछे क्या क्या खर्चा लगा है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब मैं किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख रहा हूँ, अरे बता इसमें क्या क्या खर्चा लगा है, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सामान को बनाने के लिए मेजरली 3 खर्चे लगते हैं। सबसे पहला मटेरियल। ठीक है, अभी हम गुड्स की बात करेंगे, सर्विसेज में क्या होगा, मटेरियल नहीं लगेगा और क्या, सिंपल। ठीक है। सॉरी, तो क्या बोल रहा था, सामान को बनाने के लिए, किसी भी सामान को बनाने के लिए मेजर 3 खर्चे लगेंगे। सबसे पहला है मटेरियल या रॉ मटेरियल, है ना, जो भी सामान, जैसे ये पेन है ना, तो पेन को बनाने के लिए क्या लगा है, प्लास्टिक लगा है। कुछ भी चीज़ ले लो, टेबल ले लो, टेबल को बनाने के लिए क्या लगा है, वुड लगी है, उसमें लोहा भी लगा है। वो टेबल का जो स्टैंड होता है वो लोहे का होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग खीले लगे होंगे तो वो लोहे के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं। नीचे रबर लगा होता है टेबल में, ठीक है, जो स्टॉपर रहता है ना, दरवाजे में भी लगा होता है। मतलब काफ़ी सारे मटेरियल, काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, हथौड़ा लगता है, मशीन लगती है उसको ठोकने पीटने के लिए। तो धीरे धीरे वो सब समझ आएगा। बस बेसिकली आप क्या याद रखो, इंग्लिश में बोलूँ, मटीरियल इज़ अ टेंजिबल थिंग, it can be anything. Material is a tangible thing which is used for the purpose of production of goods. सिंपल। ठीक है, एक और बार बोलता हूँ, मटीरियल इज अ टेंजिबल थिंग। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो मटीरियल इज अ टेंजिबल थिंग विच इज यूज्ड, जिसको आप यूज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, जिसको आप गुड्स को प्रोडक्शन करने के प्रोसेस में काम में लाते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, मटीरियल। ठीक है, अब मटेरियल खुद तो नहीं बन जाएगा, जैसे मैंने बोला ना, इसको पेन को बनाने के लिए क्या लगा होगा, प्लास्टिक। चलो मैंने प्लास्टिक लेके रख दिया यहाँ पे, पेन बन जाएगी अपने आप? अपने आप नहीं बनेगी, ना ही मैं बनाऊंगा, मैं तो बिजनेस का मालिक हूँ ना, मैं तो फैक्ट्री का ओनर हूँ, मैं क्यों बनाऊंगा? मैं लेबर से बनवाऊंगा और बदले में उसको क्या दूंगा, वेजेस, है ना। दूसरा मेजर खर्चा किसी भी सामान को बनाने के लिए, पहला हो गया मटेरियल, दूसरा होता है लेबर। क्योंकि मटेरियल खुद ब खुद फिनिश गुड्स नहीं बन जाता, फिनिश्ड आउटपुट नहीं बन जाता, लेबर आके अपने हाथों से उसको बनाता है। अब बोलोगे सर लेबर नहीं रखते, मशीन रखते हैं, तो अरे तो मशीन बेटा मेरे, मशीन चलाएगा कौन, लेबर ही तो चलाएगा ना। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग जानते होगे,
कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव वो होता है जहाँ पे मशीन से ज़्यादा काम होता है, और लेबर इंटेंसिव वो तो नाम से ही समझ आ गया जहाँ पे लेबर से काम होता है। तो सारे कैपिटल इंटेंसिव में तो वेजेस लगता ही नहीं होगा, आगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स थोड़ी होती है। मशीन को चलाएगा कौन, कोई ना कोई आदमी चलाएगा ना, वो लेबर होगा, उसको आप पैसे दोगे, वेजेस। ठीक है, तो लेबर होता ही है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में लेबर होते ही हैं, जिसको आप बदले में वेजेस पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा खर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बोलो चलो मन में लाओ ना, बचपन से आप अकाउंट्स पढ़ गए हो, अभी तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ गए, तो सॉरी, बचपन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप लोग पढ़ गए हो, फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपके मन में आना चाहिए सर आप तीन खर्चा कैसे बोल रहे हो, इतना कम, बस तीन खर्चा लगेगा, मटीरियल, लेबर और ये तीसरा आने वाला खर्चा बस। हमने तो बहुत सारा दिखाया है ट्रेडिंग में, कोल, फ्यूल, वेजेस, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दिखाया सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, बहुत कुछ दिखाया है हमने। आप ये कैसे बोल रहे हो सर कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट लगती है किसी भी सामान को बनाने में, वो सिर्फ तीन टाइप की होती है। बेटा मैंने बोला मेजरली तीन टाइप की। ठीक है, मेजर, उसके अंदर बहुत सारे आते हैं। ठीक है, मेजर जो है, मेजर 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 जनरली तीन खर्चे होते हैं। पहला मटेरियल हो गया, दूसरा लेबर, तीसरा क्या होगा पता है, अदर एक्सपेंसेस। जी, अदर एक्सपेंसेस मतलब जो भी मैंने अभी आपको खर्चे गिनाए, ठीक है, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं बोलूँगा बताऊँगा, कारण है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, जो भी खर्चा होता है A to Z, मटेरियल और लेबर को छोड़ के वो किस में आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो अभी के लिए तो यही बोलेंगे ना कि मटेरियल और लेबर इन दोनों खर्चे को छोड़ के जो भी खर्चा लगता है, चाहे वो कोई भी हो, वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं आपसे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट तीन होते हैं, किसी भी सामान को बनाने में मेजर तीन खर्चा लगता है, एक मटेरियल, एक लेबर और एक अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के जो भी है वो अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, 2 मिनट के लिए इतना रखो। चलो आगे आते हैं, तो इनका भी बाइफाइकेशन होगा देखते जाओ। मटेरियल ना दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक, बाकी दोनों भी ऐसी होता है। लेबर भी दो टाइप के होंगे, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अदर एक्सपेंसेस भी ऐसे ही दो टाइप के होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब तो 6 हो गए, समझ आया। देखो मैंने बोला था ना, मेजर जो एलिमेंट्स है मेजर, वो तीन है। मटेरियल, देखो तीन कैसे, मटेरियल, सेकंड है लेबर, और इन दोनों को छोड़ के जो भी खर्च है वो थर्ड में आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। तो किसी भी सामान को बनाने में बोलो मेजर मेजर तीन खर्चे लगते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब वो जितने भी अभी मैंने तीन बताए, तीनों क्या होते हैं, दो दो में स्प्लिट होता है। ठीक है, मटेरियल दो टाइप का होता है, लेबर दो टाइप का होता है, अदर एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। तो क्या क्या होते हैं वो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, देखोगे तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो अब ये क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब क्या होता है। देखो पहले अगर मैं वन वर्ड आंसर दूं आप लोग को पहले मैं बता दूं, आप लोग बाद में सोचना। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली बता दूं तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली लगाया जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब प्रोडक्शन में काम तो आता है बट इनडायरेक्टली काम आता है। ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, मान लो मुझे एक, मतलब मेरी एक शर्ट की फैक्ट्री है। ठीक है, मैं एक मालिक हूँ फैक्ट्री का, मैं क्या बनाता हूँ, शर्ट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रा गैस करो, 2 मिनट के लिए गैस करो कि शर्ट को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता होगा। ठीक है, अभी हम मटेरियल की बात कर रहे हैं,
वैसे ही लेबर और अदर एक्सपेंस की भी बात करेंगे। तो अभी हम मटेरियल में हैं, तो आप लोग बताओ, एक शर्ट को बनाने के लिए, शर्ट मतलब बटन वाली जो शर्ट होती है, कई लोग को टी शर्ट और शर्ट में फ़र्क नहीं पता ना, शर्ट मतलब जो बटन वाली होती है, स्लीव्स जो फॉर्मल शर्ट होती है, तो उसको बनाने में क्या क्या मटेरियल लगता होगा? तो देखो, कॉटन, मान लो कॉटन की शर्ट है, तो कॉटन क्लॉथ लगता है, ठीक है। बटन्स लगते होंगे, होंगे क्या, लगते ही हैं ठीक है, और थ्रेड लगता है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं से बन जाएगा, इन्हीं से, ये तीन चीज़ है। मैं ये तीन चीज़ ला के आपको दूँ हाथ में, आप शर्ट बना दोगे। मतलब मैं आपको कॉटन ला के दिया, कॉटन का कपड़ा, कॉटन क्लॉथ लिख देता हूँ, कॉटन मतलब वाइट वाली सीधा कॉटन नहीं, कॉटन का कपड़ा, कलर ब्लू, येलो, वाइट, है ना, जो का कपड़ा जिससे हम शर्ट बनाएंगे, कॉटन का कपड़ा ला के दिया, बटन ला के दिया और थ्रेड ला के दिया, ठीक है। एकदम डाउन टू अर्थ डिटेल में आके सोचो। तो मैंने अगर आपको ये तीन चीज़ दे दी, तो क्या आप शर्ट बना के मेरे को दे दोगे? चलो, कोई लोग का जवाब होगा हाँ, कोई लोग का जवाब होगा ना, ठीक है। तो जिनका जवाब ना है वो लोग वेट करें। मतलब जो लोग बोल रहे हैं सर हम सिर्फ इन तीन चीज़ों से शर्ट नहीं बना सकते, तो बेटा आप गुड, सही बोल रहे हो। जो लोग हाँ बोले, जो लोग ने मन में सोचा कि हाँ ये तीन से तो हम शर्ट बना लेंगे, तो बेटा डिटेल में सोचो, सुई कहाँ है? धागा, धागा तो है, ठीक है, सुई कहाँ है? उसके बिना कैसे सिलोगे, कैसे? ठीक है। और चलो, सुई हाथ से सिलोगे, कितनी शर्ट बना लोगे? मेरे को दिन की 500 1000 शर्ट बन के चाहिए, चलो 1000 शर्ट बन के चाहिए एक दिन की, ठीक है, एक दिन में मुझे 1000 शर्ट्स बनाना है। हाथ से सिल लोगे? नहीं, मशीन लगेगी, सिलाई मशीन जो आप लोग के घर पे होगी ना, मम्मी चलाती हैं, सिलाई मशीन जो छोटी पुरानी वाली आती थी, गोल गोल ऐसे घुमाते थे उसको, तो वो लगेगी, ठीक है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? तो वो मैं एक बार देखो लिखते जाता हूँ, स्टिचिंग मशीन, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, स्टिचिंग मशीन, ठीक है। नीडल लगेगा, और बेटा कॉटन का कपड़ा तो दे दूंगा, ठीक है, तो वो तो बल्क में आता है ना, बहुत लंबा रहता है, उसको काटोगे नहीं, काटने के लिए उसके लिए कैंची नहीं चाहिए, सीजर्स। मैंने बोला ना, डाउन टू अर्थ आके सोचो, डिटेल में एक एक पर्टिकुलर चीज़ सोचो, ठीक है। सुई लगेगी, कैंची लगेगी, ठीक है। और मान लो आजकल क्या होता है, फैक्ट्री में जो लेबर्स होते हैं जो काम करते हैं, वो ग्लव्स पहन के काम करते हैं, तो ग्लव्स भी तो एक मटेरियल ही है ना, तो वो भी ले लेता हूँ। बस इतने एग्जांपल काफ़ी है। आपको पता भी नहीं चला मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल का बाइफाइकेशन, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब सोच के देखो, 2 मिनट का समय लो, और अब सोचो कि किसी भी शर्ट को बनाने के लिए, वैसे तो ये सारी चीज़ें लगती हैं कि, ठीक है, देखो, किसी भी शर्ट को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें लगती है, कॉटन का कपड़ा, बटन, थ्रेड यानी धागा हो गया, स्टिचिंग मशीन, नीडल, सिजर्स, ग्लव्स, बस अभी इतना लेके चलो और डिटेल में मत सोचो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लगेगी आपको, ठीक है। बट कुछ चीज़ें डायरेक्ट में आई हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट में आई हैं, ठीक है। एक शर्ट को बनाने के लिए कॉटन का कपड़ा, बटन और थ्रेड ये डायरेक्ट मटेरियल है, हाँ। उसके अलावा स्टिचिंग मशीन, नीडल, सिजर्स, ग्लव्स ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। देखो, मटेरियल तो है ना, मटेरियल मतलब मैंने क्या बताया, एनी इंटेंजिबल थिंग विच इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सामान को बनाने के लिए जो भी टेंजिबल थिंग लगती है वो मटेरियल है, ठीक है। तो शर्ट को बनाने के लिए ये सब चीज़ें लगती हैं, टेंजिबल चीज़ें, तो ये तो मटेरियल में तो आ गया। पर ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। सोचा किसी ने? सोचा है तो बताओ, मैं आपकी मन की बात पढ़ लूँगा यहीं से। देखो, मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर किसी बंदे को इस बिजनेस का नॉलेज है, ठीक है, कंडीशन अप्लाइड, ध्यान से सुनना, कंडीशंस अप्लाइड की, किसी बंदे को इस पूरे शर्ट के बिजनेस का पूरा नॉलेज है, ठीक है, तो वो क्या करता है पता है? वो ना एक शर्ट को देखेगा, देखो ये शर्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बटन्स बना देते हैं, ठीक, ये एक शर्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कंडीशन अप्लाइड, एक कंडीशन है, एक अजम्पशन है कि मान लो एक आदमी है जिसको इसका पूरा नॉलेज है, मतलब वो काफ़ी सालों से, 10 20 30 सालों से इसी बिजनेस में लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा पता है? उसके अंदर एक ऐसी पावर आ गई है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस बिजनेस में है ना,
तो वो क्या करेगा पता है, वन सिंगल शर्ट को देखते ही वो बता देगा कि इसमें कितने का कॉटन का कपड़ा लगा है, कितने का बटन लगा है, कितने का थ्रेड लगा है, धागा। एक शर्ट को देख के बता देगा कि उस पर्टिकुलर शर्ट में कितना कितना मटेरियल का खर्चा लगा है, ठीक है। और ये नहीं बता पाएगा, ये नहीं बता पाएगा शर्ट को देख के, वन सिंगल शर्ट, सिर्फ उसको देख के जो हम बता सकते हैं हम, मतलब देखो हर कोई नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है इस बिजनेस का। जिस बंदे को नॉलेज है, जो कपड़े का ही काम कर रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है, वो एक कंडीशन अप्लाइड है ना, तो वो देख के एक सिंगल शर्ट को देख के बता देगा कि उस पर्टिकुलर एक शर्ट को बनाने में कितने का कॉटन का कपड़ा लगा है, कितने रुपए के बटन लगे हैं। बटन के 6 ही तो बटन लगते हैं, मान लो एक बटन 2 रुपए का है, तो हो गया ना, 6 दूनी 12, 12 रुपए के बटन लगे, बात खत्म। धागा बता दूंगा, धागा जो वो गोल आता है गोल, मान लो 5 रुपए का आता है, बट पूरा नहीं लगा होगा, 3 रुपए का लगा होगा। तो वही बोलो, जिसको नॉलेज होगा वो बता देगा कि एक पर्टिकुलर शर्ट को बनाने में कितने का मटेरियल लगा है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और जो नहीं बता पाएंगे तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल। वो ये नहीं बता पाएगा कि एक पर्टिकुलर शर्ट को बनाने में जो सिलाई मशीन यूज़ हुई है, वो सिलाई वो मशीन उसमें कितने की लगी है एक शर्ट को बनाने में, क्योंकि उससे तो आप बहुत सारी शर्ट्स बनाओगे ना। दिमाग में एक बात लाओ, अगर आपने एक स्टिचिंग मशीन ली, मेरे को तो आइडिया नहीं है, मान लो चलो 2000 की आई, ठीक है, एक आपने स्टिचिंग मशीन परचेज की फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स, तो एक स्टिचिंग मशीन 2000 की आई मान के चलो, ठीक है। तो आपने 2000 रुपीज़ पे कर दिया, मशीन आपके पास आ गई, तो क्या उस एक मशीन से आप एक ही शर्ट बनाओगे? नहीं, बहुत सारी शर्ट्स बनाओगे। तो कितनी भी बना सकते हो, वो तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप साल भर में कितना प्रोडक्शन करोगे। हो सकता है मैं, चलो एक, अगर एक दिन की बात करें, तो हो सकता है मैं एक दिन में कभी 800 शर्ट्स बनाऊँ, कभी 500, कभी 1000, कभी 400, कभी 1200, कितनी भी हो सकती है। तो पर्टिकुलर मैं एक शर्ट में नहीं बता सकता कि ये जो स्टिचिंग का खर्चा है, क्योंकि ये एक टाइप से आपका एसेट है, ये भी तो दिमाग लगाओ। ये क्या है, एक टाइप से आपका एसेट है। मटेरियल तो है, ठीक है, जो सामान को बनाने में लगा है, बट आप बचपन से अकाउंट्स पढ़ते हो, तो एसेट क्या होता है, जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे लंबे समय तक। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, वो अलग अलग होते हैं। तो स्टिचिंग मशीन, अब वो डिपेंड, चलो करंट एसेट ही मान लो, करंट एसेट है ये आपका, ठीक है। तो काफ़ी सारी शर्ट्स बनाओगे ना, तो एक शर्ट में कितने का खर्चा लगेगा वो आप नहीं बता सकते। नीडल, एक सुई से, वही सुई ही तो लगाओगे ना मशीन में, तभी तो वो चलेगी, काम करेगी, वही हो गया, ठीक है। सीजर्स, मान लो एक कैंची आपकी 300 रुपये की आई, ठीक है, तो क्या एक ही कैंची से एक शर्ट बनाओगे फिर उसको फेंक दोगे कैंची को? नहीं, उस कैंची से आप बहुत सारी शर्ट्स बनाओगे, तो किसी एक पर्टिकुलर शर्ट में कितने रुपए की कैंची लगी है ये आप नहीं बता सकते। वो तो ओवरऑल खर्चा है ना, समझ आ गई ये बात, ठीक है। ग्लव्स भी वही हो गया, जैसे मैं, अगर मैं लेबर हूँ, मैंने ग्लव्स पहने और काम करना चालू किया, तो मैं बहुत सारा काम करूँगा ना, बहुत सारी शर्ट्स बनाऊँगा उससे कंटिन्यूसली पूरा दिन। भाई ग्लव्स है, ख़राब थोड़ी होगा। मान लो एक हफ्ता मैंने एक ही पेयर ऑफ ग्लव्स यूज़ किया, वन पेयर ऑफ ग्लव्स मैंने पूरा हफ्ता यूज़ किया, हफ्ते में तो मैंने बहुत सारी शर्ट्स बनाई होंगी। तो किसी एक पर्टिकुलर शर्ट में कितने रुपए का ग्लव्स लगा है ये मैं नहीं बता सकता। तो ग्लव्स क्या हो गया मेरा, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? नहीं समझ आएगा बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आप कैसे पूछना है वो आप लोग को मालूम है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज़ होता है, जिसमें आप देख के बता सकते हो कि कितने रुपए का लगा है खर्चा, ठीक है, वो तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट मटेरियल जो हम देख के नहीं बता सकते, खर्चा तो लगा है, बट किसी एक पर्टिकुलर पीस में कितना लगा है वो हम देख के नहीं बता सकते, क्योंकि हर बार अलग अलग प्रोडक्शन होता है, ठीक है। समझ आ गए डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, अच्छा, ठीक है। सेम लॉजिक आपका डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कौन होंगे? वही लेबर जो अपने हाथों से प्रोडक्शन करते हैं। चलो, डायरेक्ट लेबर कौन होंगे? प्रोडक्शन वर्कर, बस और कोई नहीं ज़्यादा। भाई एक ही तो प्रोडक्शन वर्कर ही होंगे ना, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब जो अपने हाथों से प्रोडक्शन करते हैं। समझ आ गए? डायरेक्ट लेबर हम उन वर्कर्स को कहेंगे जो वर्कर आते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और चले जाते हैं, मतलब उनका काम सिर्फ प्रोडक्शन करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है।
इसके अलावा भी तो बहुत सारे वर्कर होते हैं, सुपरवाइजर होता है, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट का मैनेजर ले लो, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सीईओ, चेयरमैन, ओ, ठीक है, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लीनर जो साफ सफाई करने आता होगा, गार्ड होगा, गेट पे आपने एक गार्ड बिठाया होगा, तो ये भी तो वर्कर है ना। मतलब कोई इंसान है जो आपके यहाँ का आके काम करते हैं, आप उनको वेजेस और सैलरी पे करते हो। तो जो प्रोडक्शन वर्कर है, जो डायरेक्टली अपने हाथों से प्रोडक्शन करते हैं, उनको जो आप वेजेस दोगे, ठीक है, तो वो वेजेस आपकी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। और जो वेजेस या सैलरी, दोनों बोल लो, जो बोल लो, जो वेजेस और सैलरी, जो पैसा आप सुपरवाइजर, मैनेजर, सीईओ, चेयरमैन, क्लीनर और गार्ड को दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो भी बिजनेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। गार्ड का भी कंट्रीब्यूशन होता है, क्लीनर का भी होता है, चेयरमैन का भी होता है, ठीक है। बट प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं होता है। हमको क्या रिलेट करना है, प्रोडक्शन। मैंने क्या बताया, कॉस्ट क्या होता है, गुड्स को बनाने में अगर कोई खर्चा लगा है तो वो कॉस्ट है। तो भाई कॉस्ट तो ये भी है ना, और गुड्स को बनाने में नहीं है। सीईओ गुड्स नहीं बनाता, चेयरमैन, क्लीनर, गार्ड, ये लोग गुड्स नहीं बनाते हैं, बट इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। तो ये क्या हो गए, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया है। नहीं आ रहा है तो भाई पूछना, बार बार पूछना, जितना ज़्यादा पूछोगे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे को लगेगा कि बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना कभी कि सर ने बोल दिया तो मान लिए। हर चीज़ पे क्वेश्चन लाओ, सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। चलो, अदर एक्सपेंसेस में भी सेम लॉजिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगता है, ठीक है, मतलब जिसके बिना आप प्रोडक्शन चालू करने का सोच भी नहीं सकते। तो ये तो जब कॉस्ट शीट मेन चालू होगा ना, तब मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं कुछ कुछ एग्जांपल ले लेगा हूँ। रॉयल्टी ले लिया, ठीक है, ये मैं कॉस्ट शीट में और डिटेल में बताऊंगा जब मेन चैप्टर चालू होगा ना। अभी तो इंट्रोडक्शन, अभी वैसे ये कॉस्ट शीट का ही है, बट जब मेन फॉर्मेट में उतरेंगे तब मैं और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। रॉयल्टी हो गया, हायर चार्जेस हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, तो आएगा पावर एंड फ्यूल। देखो, इनको छोड़ के जितने भी खर्चे हैं, मैं कितनी लिस्ट बनाऊंगा ख़त्म ही नहीं होगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, बहुत सारे खर्चे आएंगे। कैरेज आउटवर्ड ले लेता हूँ, एडवर्टीजमेंट ले लो, कमीशन पेड, रेंट पेड, ठीक है, बहुत सारे खर्चे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो वही, अब जो ये एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैं सीधा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से बताऊंगा, ठीक है, और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि उसमें चर्चा बाकी है। तो यहाँ तक समझ आया। कॉस्ट मतलब कोई भी खर्चा जो आप पे करते हो गुड्स को बनाने में या सर्विस को प्रोवाइड करने में। कॉस्ट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड वेदर पेड और पेबल, या तो आप पे कर चुके हो या पे करने वाले हो, ठीक है। पेड और पेबल, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, जो पेमेंट करना बाकी होता है, बट फिर भी एक्सपेंस तो है ना, आपको कंसिडर करना है उस खर्चे को भी। तो वापस से बोलता हूँ, कॉस्ट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड वेदर पेड और पेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय एनी बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के क्या क्या मेजर हिस्से होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, साइंस में पढ़ते थे ना, पीरियोडिक टेबल 52 शायद कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल कुछ 52 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ये क्या है, 3 है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मतलब मेजर कॉस्ट के 3 हिस्से होते हैं, एक मटीरियल, दूसरा लेबर, तीसरा इन दोनों को छोड़ के जितने भी है अदर एक्सपेंसेस, ठीक। फिर हमने क्या बोला बोला कि जो भी खर्चा है, 3 खर्चा था ना, तो सब दो दो में बाइफर्केट होता है। जैसे मटेरियल है तो 2 टाइप का है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है, मतलब वो सामान जो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हो, मतलब प्रोडक्ट देख के बता देंगे कि इतना इतना खर्चा लगा है, देख के बता सकते हो इसमें तो ये लगा है वो लगा है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल। और जो आप देख के नहीं बता सकते वो इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, कि कितने का लगा है या क्या क्या लगा है आप देख के नहीं बता सकते, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल।
सेम आपका लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर मीन्स जो डायरेक्टली अपने हाथों से प्रोडक्शन करते हैं, उसका हम उनको पैसा पे करते हैं, तो वो पैसा आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, फैक्ट्री का गार्ड, क्लीनर, सुपरवाइजर, फोरमैन, बहुत सारे लोग हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के भी लोग होते हैं। सीईओ लिखा हूँ ना मैंने, सीईओ, एमडी, टॉप लेवल पढ़े हो आप लोग, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो वो तीनों के तीनों जो जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं उनको आप पैसे देते हो, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो बचपन में पढ़े वो बिल्कुल भूल जाना, कि जो ट्रेडिंग में आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री में लगता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो बचपन की बातें हैं, अभी उसको भूल जाना, उसको यहाँ मत लाना। ठीक है। समझ आया क्या बोला? बचपन में आपके अकाउंट्स के टीचर ने यही सिखाया होगा कि बेटा जो भी फैक्ट्री में खर्चा लगता है, प्रोडक्शन में खर्चा लगता है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं और क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। जो भी फैक्ट्री या प्रोडक्शन में लगता है, ट्रेडिंग में दिखाते हैं और बोलते क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके अलावा जो भी ऑफिस में खर्चा लगता है या सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, वो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं और बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं आएगा, थोड़ा 2 मिनट के लिए इसको साइड कर दो, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। अभी तक इतना समझ आया? ठीक। आगे आते हैं। तो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट में सीक्वेंस है पता है? कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं? कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। कितनी सारी मैंने आपको कॉस्ट गिना दी, खर्चे गिना दिए। तो हमें क्या करना होता है? एक कॉस्ट शीट बनानी होती है, प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि ये खर्चा यहीं पे आएगा मतलब यहीं पे आएगा, उसके बाद ये आएगा मतलब वही आएगा, उसके बाद वो मतलब वो। सीक्वेंस सबका फिक्स है कि इस जगह पे यही खर्चा आएगा। ठीक है। तो वही सीक्वेंस के लिए ही मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। तो एक बार वापस से लिखता हूँ, क्योंकि अभी एक चीज़ बची है बताना। तो मैंने आप लोग को अभी क्या सिखाया कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है, मेजर कॉस्ट के मेजर 3 हिस्से, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, है ना। इसके अलावा मैंने सबको दो दो में बांटा। मटेरियल को बांटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अब क्या होगा पता है? अभी मेन तो उसके नीचे मैं एग्जांपल लिखा था, मेन चीज़ तो अब चालू होती है कॉस्ट शीट की। ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं ना उनको अगर जोड़ दूँ, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का जो भी अमाउंट होगा, डायरेक्ट लेबर का जो भी अमाउंट होगा, खर्चा होगा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो भी खर्चा होगा, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ, तो जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट में आपको यही याद रखना है कि अगर मैं, इतना समझ आया आपको? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। अगर उसके अंदर और झाँके तो 6 हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वैसे करके 6 हो गए। ठीक है। मटेरियल 2 टाइप का, लेबर 2 टाइप का, अदर एक्सपेंसेस 2 टाइप के। ठीक है। जिसमें से अब मुझे क्या करना है, जो भी डायरेक्ट वाले आइटम्स थे, फ्लो चार्ट से समझ आ गए ना, जितने भी डायरेक्ट वाले आइटम्स थे, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का जो भी अमाउंट होगा उन तीनों को मैं ऐड करूँगा। तो जो आंसर आएगा, जो नंबर, जो अमाउंट आएगा, उसको मैं कहता हूँ, उसको एक नाम दे दिया गया है प्राइम कॉस्ट। ठीक है। ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस है, फॉर्मेट है। ठीक है। ये आपका नाम प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी इसको कहा जाता है। प्राइम कॉस्ट बोलो या डायरेक्ट, क्योंकि आपने डायरेक्ट खर्चों को जोड़ा है ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इतना समझ आया? तो कॉपी में कहीं पर लिख लेना। ऐसे चलो इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, फ्लो चार्ट भी बना लो, इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख लो कि भैया डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर मैं तीनों को ऐड करूँ तो जो अमाउंट आता है उसको, उस अमाउंट को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है। आगे आते हैं। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्या है, हौच पौच नहीं होना चाहिए। ठीक।
तो डायरेक्ट वाले तो हमने दिखा दिए, अब बारी आती है इनडायरेक्ट की। उसको भी तो जोड़ के कुछ कहा जाता होगा, हाँ बिल्कुल कहा जाता है। मतलब अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर आप इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी इनडायरेक्ट वाले आइटम्स हैं उनको जोड़ दूँ अगर, तो वो कहलाता है ओवरहेड। ओवरहेड, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सर के ऊपर से चले जाता है। सॉरी, ठीक है। नाम ओवरहेड होने से ये नहीं कि वो ओवरहेड चले जाएगा, ठीक। तो इन तीनों को हम मिला के हम क्या कहते हैं, ओवरहेड। जितने भी डायरेक्ट वाले आइटम्स हैं उनको मिला के प्राइम कॉस्ट, जितने भी इनडायरेक्ट हैं उनको मिला के ओवरहेड। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ओवरहेड भी 3 अलग अलग लोकेशन पे लगता है। हाँ ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओवरहेड 3 टाइप का होता है, मैं ये बोलूँगा कि ओवरहेड 3 अलग अलग लोकेशन पे लगता है, 3 अलग अलग जगह पे लगता है। कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी बड़ा बिजनेस ले लो, हर बिजनेस के 3 लोकेशन तो होते ही हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल जो मैं फेवरेट देता हूँ, H&M का, ठीक है। H&M एक कपड़े की वो है, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, चेन स्टोर कुछ बोलते हैं ना ऐसे, मतलब कई सारे ब्रांचेस हैं मॉल में, H&M का स्टोर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे वो लोग कपड़े बनाते होंगे, थोड़ा इमेजिन करो ना तो समझ आएगा, जहाँ पे वो लोग कपड़े बनाते होंगे उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री, है ना। फैक्ट्री अलग लोकेशन पे होगी, ठीक है। फिर जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठते हैं, बड़े बड़े लोग मतलब CEO, MD, चेयरमैन, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बैठ के काम करते होंगे ना, कंप्यूटर में, CPU में, मॉनिटर में काम करते होंगे बैठ के, मीटिंग्स होती होंगी, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग लॉ में पढ़ोगे, है ना। AGM और EGM होती है ना, मतलब साल में मीटिंग्स जो होती है कंपनी की, वो क्या होती, फैक्ट्री में होती होगी, नहीं, ऑफिस होता है अलग से, हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस, जो लोग लॉ पढ़े उनको पता है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है कंपनी का। तो ऑफिस अलग लोकेशन पे होगी, है ना। और जहाँ पे वो लोग अपने सामान को बेचते हैं, जैसे जो लोग रायपुर में जानते होंगे, अंबुजा मॉल में H&M का स्टोर है, तो वहाँ पे बेचते हैं ना, तो वो क्या हो गया, शोरूम हो गया, या स्टोर, स्टोर लिख देता हूँ चलो, स्टोर अलग जगह पे होगा, बहुत सारी जगह है वैसे, बट मैं मेन इनकी बात कर रहा हूँ ना। मतलब फैक्ट्री में कपड़े बनाए जाते हैं, ऑफिस में जो भी डिसीजन है, मैनेजमेंट का जो काम है वो होता है, और स्टोर में फाइनल कस्टमर को सेल किया जाता है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस, छोटा मोटा पान ठेला नहीं, कोई भी अगर बड़ा बिजनेस है तो उसकी ये 3 लोकेशन अलग अलग होती ही होती है। फैक्ट्री अलग जगह पे होती है, ऑफिस अलग जगह पे होती है, और स्टोर मतलब शोरूम बोल लो, जहाँ पे सेल होता है वो अलग जगह पे होता है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल, टाटा मोटर्स ले लो, टाटा मोटर्स जो गाड़ियाँ बनती है, तो उसकी फैक्ट्री अलग जगह पे है, ऑफिस अलग जगह पे है जहाँ पे सब मैनेजमेंट होता है, और गाड़ी का जो शोरूम होता है, वहाँ पे शोरूम कहना चाहिए, तो वो अलग जगह पे होता है, ठीक है। तीनों लोकेशंस अलग अलग होती है। तो इन तीनों लोकेशंस पे जो भी खर्चा लगता है, उस हिसाब से ओवरहेड को भी बांटा गया। देखो, जो खर्चा, जो इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री में लगता है उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, सिंपल सी बात है। फैक्ट्री में भाई, फैक्ट्री का रेंट होता है, फैक्ट्री में जो सुपरवाइज़र है, जो गार्ड है, उसकी सैलरी होती है, फैक्ट्री में मशीन होती है, उसका डेप्रिसिएशन, उसका इंश्योरेंस, काफ़ी सारे खर्चे होते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, उसका मेंटेनेंस, तो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा, ठीक है। जो चीज़ बताने चाह रहा हूँ समझ आ रहा है। फैक्ट्री, पहले तो लोकेशन समझ आई, 3 लोकेशन, फैक्ट्री, ऑफिस और स्टोर। तो बस इसी टाइप से ओवरहेड को बांट दिया गया, मतलब जो खर्चे, जो इनडायरेक्ट खर्चे फैक्ट्री में लगते हैं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ OH, ठीक है। जो इनडायरेक्ट खर्चे ऑफिस में लगते हैं उसको हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पूरा नाम है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक। ये दूसरा खर्चा, दूसरा टाइप का ओवरहेड। और जो ओवरहेड, जो इनडायरेक्ट खर्चे स्टोर में लगते हैं या शोरूम में लगते हैं उसको हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब बेचने का जो भी खर्चा है,
बेचने का जो भी इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक। ये देखो कितना बढ़िया फ्लो चार्ट बन गया, ये देखो। मेरे को तो रावण दशहरा आ गया ना, रावण जैसा लगेगा मेरे को तो, भले 10 सर नहीं है तो क्या हुआ। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो वापस से, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के मेजर 3 हिस्से होते हैं। वो है पहला मटेरियल, दूसरा लेबर, और तीसरा अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सभी को दो दो बाइफाइकेशन किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। तो फिर हमने क्या किया, जितने भी पहले हमने डायरेक्ट वाली चीज़ों को उठाया। आपको यही करना है, पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट वाली चीज़ों को उठाना है। मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। ये आपका एक चीज़ साइड हो गई, डायरेक्ट वाले खर्चे हो गए। अब बारी आती है इनडायरेक्ट की, तो सिम वैसे ही किया, देखो इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के मैंने एक टर्म यूज़ किया। वो टर्म क्या है, ओवरहेड। फिर मैंने बताया कि ओवरहेड तो 3 अलग अलग लोकेशन पे भी लग सकता है, 3 अलग अलग लोकेशन पे भी लग सकता है, जो कि है, पहला फैक्ट्री पे खर्चा लगेगा तो उसको हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस पे खर्चा लगेगा तो उसको हम बोलेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, और बेचने में जो खर्चा लगेगा उसको हम बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये बहुत अच्छे से कॉपी में बना लेना, 90% कॉस्ट शीट आपका यहीं से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चला 90% कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो गया। मैंने बोला ना एक सीक्वेंस रहेगा, वो सीक्वेंस आपको याद भी हो गया। ये लो, ठीक। तो जहाँ पे भी आप लोग हो, वीडियो आगे पीछे करके बढ़िया से, या पॉज करके बढ़िया से नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है, कॉस्ट में। चलो आगे बढ़े, समझ आ गया इतना। जितने भी डायरेक्ट वाली चीज़ें हैं मिला के प्राइम कॉस्ट, जितनी भी इनडायरेक्ट वाली चीज़ें हैं मिला के ओवरहेड, और वो ओवरहेड 3 अलग अलग जगह पे लगता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, इतना समझ आया। तो चलो अब आते हैं, मैंने बोला 90% आपका फॉर्मेट यहाँ पे हो गया, आपको याद हो गया सीक्वेंस कॉस्ट शीट का। चलो मेन, अब मैं बताता हूँ कॉस्ट शीट का मेन फॉर्मेट। ठीक, देखो हेडिंग डालोगे कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट पता है कितने भी समय की बना सकते हो। जैसे बैलेंस शीट तो साल में एक बार बनती है, उसमें नीचे लिखते हो, बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते हो, एज एट 31 मार्च 2023। ठीक है, कॉस्ट शीट ज़रूरी नहीं है, एक हफ्ते की बनाओ, एक महीने की बनाओ, एक क्वार्टर, 10 महीना, 6 महीना, एक साल, कितने की भी बनाओ, मैक्सिमम एक साल, मिनिमम एक दिन की भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी दे देगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो हम भी वही लिखेंगे, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल या फॉर द ईयर 2023-24, कुछ भी दे सकता है। तो अभी मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में जो दिया होगा वो हम लिखेंगे। फॉर्मेट एकदम सिंपल है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बस दो ही कॉलम है, एक पर्टिकुलर्स का जहाँ पे हम खर्चों के नाम लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, और उसका अमाउंट, बस पर्टिकुलर्स और अमाउंट, दो ही कॉलम है। ठीक, अब देखो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो चलो जो जो अभी हमने सीखा बस उसी के सीक्वेंस में लिखते जाना है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, जितने भी डायरेक्ट वाले खर्चे हैं उनको जोड़ के पहला आ जाता है प्राइम कॉस्ट। तो चलो जोड़ते हैं। सबसे पहला खर्चा क्या है, डायरेक्ट किसी भी सामान को बनाने के लिए, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए सबसे पहला खर्चा क्या लगता है, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड। अब देखो आप लोग अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़े होगे, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी कंजम्पशन निकालना होता है ना। चलो मैं भी एग्जांपल बताऊंगा, कंजम्पशन निकालना होता है, कंजम्पशन मतलब जितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया, प्रोडक्शन में यूज़ किया। ठीक है, तो जैसे चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसे मैं यहाँ पे रफ में बना रहा हूँ, आप लोग अभी मत बनाना, ठीक है, मैं रफ में, या चलो साइड में बना देता हूँ रफ, है ना, रफ वर्क।
ठीक। मान के चलो मेरे पास मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है कि पिछले साल से मेरे पास प्रीवियस ईयर से कुछ स्टॉक मटेरियल का पड़ा हुआ था 100 रुपये का। ठीक है, तो क्या मैं उसको इस साल यूज़ करूँगा? हाँ बिल्कुल यूज़ करूँगा। मेरा जवाब था हाँ। तो ये जो अमाउंट है ये किस में रहेगा? प्लस में रहेगा। ठीक है, समझ आ गया मैंने क्या बोला? ओपनिंग स्टॉक आपके पास 100 रुपये का माल पहले से ही पड़ा हुआ था पिछले साल से, तो क्या आप उसको इस साल प्रोडक्शन में यूज़ करने वाले हो? हाँ बिल्कुल। जैसे ही मैंने हाँ बोला ना, मतलब ये जो अमाउंट है ये प्लस में रहेगा। ठीक है, लगा देता हूँ प्लस का साइन। ठीक है, ये अमाउंट जो है वो पॉजिटिव अमाउंट है क्योंकि आप इसको इस साल कंज्यूम करोगे। ठीक है, चलो फिर आपने और इस साल परचेज भी किया होगा एडिशनल। बोले 100 रुपये में काम नहीं होगा, 100 रुपये ठीक है पहले से पड़ा हुआ है पर उसमें मेरा साल भर थोड़ी निकल जाएगा। मैंने और परचेज करके ले आया, मान लो 500 रुपये का, ज़्यादा नहीं, 500 रुपये का मैंने और परचेज कर लिया। तो क्या आप इसमें से भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में माल कंज्यूम करोगे, यूज़ करोगे? हाँ बिल्कुल। इसका भी जवाब क्या था? हाँ। तो ये भी आप ऐड करोगे, सिंपल सी बात है। भाई ओपनिंग स्टॉक 100 पहले से पड़ा हुआ है, यूज़ करोगे? हाँ। परचेस आपने इस साल करके लाया 500 का, उसको भी यूज़ करोगे क्या? हाँ। तो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब जैसे आपने परचेस ऐड किया ना, तो परचेज से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो भी ऐड हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जिसको आप अभी तक अकाउंट्स में कहाँ दिखाते हो पता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हो। लॉजिक बता रहे हो ना, लॉजिक क्या है? देखो, आपने परचेज को इसमें ऐड किया, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे ना, 100 पहले से था, 500 और आ गया, मतलब अभी आपके पास 600 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने परचेज को ऐड किया तो परचेज से रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मतलब डायरेक्टली जो परचेज पे ही लगा है, परचेस करने की वजह से ही लगा है, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। एक बेस्ट एग्जांपल है इसका कैरेज इनवर्ड। और भी एग्जांपल है ट्रांजिट इंश्योरेंस। कंसाइनमेंट पड़े होगे तो उसमें आता है ट्रांजिट इंश्योरेंस, मतलब गुड्स को मंगाते हैं तो रास्ते में जो गुड्स आता है क्या पता वहाँ पे डैमेज हो जाए, तो उसका हम इंश्योरेंस करवाते हैं, मंगाने का खर्च है। ठीक है, हाईवे से आएगा तो मान लो टोल नाका पे रुकेगा तो वहाँ पे टोल टैक्स पे किया जाएगा, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया परचेज से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अगर आपने परचेस ऐड किया है तो ध्यान रखना परचेस से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड ही लिखा हूँ मैं जानबूझ के क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में ज़्यादातर वही दिया होता है। और भी एग्जाम्पल बता दिया, जैसे आप लोग लिख लो साइड में, ट्रांजिट इंश्योरेंस जो गुड्स को मंगाने का खर्चा लगता है, ऑन द वे गुड्स आता है ना तो उसका इंश्योरेंस होता है। और एक अभी क्या बताया, टोल टैक्स, है ना, रास्ते में आएगा, परचेस किए हो तो रास्ते से आएगा, कुछ भी टोल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, कुछ भी अगर लगता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, तो वो सब ऐड हो जाएगा। जीएसटी, जीएसटी भी ऐड हो जाएगा, परचेस करने पे लगता है ना, वो जीएसटी है तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट इतना सब डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं देता है, आपको एक ही चीज़ देता है कैरेज इनवर्ड, बस। तो चलो वो लग गया मान लो 50 रुपये का, तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर साल के लास्ट में पता चला कुछ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मान लो कि 200 रुपये का पड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या करोगे पता है? माइनस। क्यों? देखो, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोलते हैं, कभी सोचे हो? क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो साल के एंड में बचा हुआ है, जिसको आप यूज़ कब करोगे? अगले साल। इस साल यूज़ किए क्या? नहीं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस वही तो लॉजिक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साल के कॉस्ट में से मैं उसको, इस साल के कंजम्पशन में से मैं उसको माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो साल के एंड में, क्लोजिंग मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर, वो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, कंज्यूम नहीं हुआ है। अगले साल होगा, हाँ, तो उसको अगले साल के ओपनिंग स्टॉक बोल के अगले साल ऐड करेंगे, अभी उसको माइनस कर दो। ठीक, समझ आया? और लास्ट एक चीज़, अगर कोई मटेरियल पड़े पड़े ख़राब हो गया है, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो उसको भी हम कंज्यूम थोड़ी ना करेंगे, माइनस करके हटा देंगे। मान लो ये भी 50 रुपये का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में दिखा दूंगा। ठीक है,
स्क्रैप यानी कोई मटेरियल अगर पड़े पड़े ख़राब हो जाता है, टूट फूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस मटेरियल को आप फिनिश गुड्स बनाने में थोड़ी ना यूज़ करोगे, उसको आप हटा दोगे, कबाड़ी में बेच दोगे या कहीं फेंक दोगे डस्टबिन में। तो वो मटेरियल आपका कंज्यूम नहीं होगा, प्रोडक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, फैक्ट्री में डालेंगे ही नहीं उसको, बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए मैंने उसको भी माइनस कर दिया। तो बस ये 5 चीज़ें हैं, समझ आया? इससे आपका कंजम्पशन निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया, 400 रुपये का। यही है आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड यही है 400 रुपये का। ठीक है, समझ आया? तो इसको आपको कैसे करना है, यहीं पे शो करना है ब्रैकेट में, और इक्वेशन फॉर्म में लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल वे में शो करना, ऐसे मत शो करना, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेन वही है टाइम, टाइम ज़्यादा लगता है, तो वैसे मत दिखाना। हॉरिजॉन्टल वे जैसे मैथ्स में कैसे दिखाते हैं इक्वेशन, वैसे दिखाना। जैसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ फॉर्मूला, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ मटेरियल प्लस एनी टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस। वो ये मत बोलना डायरेक्ट एक्सपेंस तो सर बाद में आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, कैरेज इनवर्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद माइनस करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और एक और चीज़ माइनस करोगे स्क्रैप ऑफ मटेरियल। कोई मटेरियल अगर पड़े पड़े ख़राब हो गया है तो वो भी माइनस हो जाएगा। बस ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दिखाना है लेफ़्ट टू राइट। जो भी अमाउंट रहेगा, जैसे 100 प्लस 500 प्लस 50 माइनस 100, जो भी अमाउंट रहेगा माइनस 50, ऐसे कुछ कुछ भी अमाउंट रहेगा, तो ऐसे लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल वे में शो करना सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन है। ठीक, बस इससे आपका अमाउंट आ जाएगा। जो भी अमाउंट आएगा आप यहाँ पे लिख दोगे। चलो मैं कुछ अमाउंट ले लेता हूँ अपने मन से, 5,000 ले लेता हूँ, या चलो बड़ा अमाउंट 50,000 ले लेता हूँ। 5,000 ठीक है, छोटा अमाउंट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ गया पूरा फॉर्मूले से। 5 चीज़ें थी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और लास्ट में एक और माइनस स्क्रैप ऑफ मटेरियल। तो जैसे ही आप ये चीज़ को सॉल्व करोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 5,000। ठीक है, समझ आया? बस इसी में पूरा थोड़ा माथा पच्ची था, इसके आगे तो एकदम मक्खन फ्लो में चलेगा, देखते जाओ। पहला खर्च अभी सिर्फ एक खर्चा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, आपको मालूम है, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। दूसरा क्या है? डायरेक्ट लेबर। तो चलो उसको दिखा देते हैं। ठीक, दूसरा खर्चा है आपका डायरेक्ट लेबर, या इसको आप डायरेक्ट वेजेस भी कह सकते हो, जो बोलो। डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि लेबर को ही तो वेजेस पे करते हो। डायरेक्ट वेजेस बोलो या डायरेक्ट लेबर, बोथ आर सेम। इसमें कोई प्लस माइनस का दिमाग नहीं लगाना है, कोई छोटा मोटा फॉर्मूला कुछ नहीं है, सीधा अमाउंट दिया रहेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 2000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस बोलो या डायरेक्ट लेबर बोलो, बोथ आर सेम, दिया रहेगा 2000। ठीक है, तीसरा तीसरा खर्चा क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी दिया रहेगा, बिल्कुल दिया रहेगा। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है कि इसके अंदर ही क्या आएगा, वो क्या आएगा, ये क्या नहीं। मैंने बोला ना, वो चीज़ भूल जाओ, वो आप फाइनल अकाउंट्स में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ोगे, है ना, कि जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेजेस, कोल, फ्यूल, पावर, गैस, कैरेज इनवर्ट भी उसी में लेते हो, बट नहीं लेना है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको मैं बताऊंगा डिटेल में, थोड़ा सा वेट करो। बाकी क्वेश्चन में आपको अलग से देगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना है। तो मैं अभी 2 मिनट के लिए लेता हूँ 1000। मेरे को तो अभी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको सिखाना है ना। ठीक है, वो क्वेश्चन में आएगा और अच्छे से समझ आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो लो, मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया। केबीसी देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें होता है ना पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव। कॉस्ट शीट में 5 पड़ाव आएंगे। कॉस्ट शीट जो आप बनाना सीख रहे हो, अभी चैप्टर बना रहे हो, फॉर्मेट बना रहे हो उसका, कॉस्ट शीट में ना 5 पड़ाव आते हैं।
पहला पड़ाव हो गया, पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। क्या क्या था इसमें? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने क्या किया, 3 डायरेक्ट वाले खर्चों को जोड़ दिया तो प्राइम कॉस्ट आ गया। हाँ, ये आपका पहला पड़ाव हो गया। ठीक है, देखो 3 खर्चे हैं, क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही आप तीनों डायरेक्ट वालों को जोड़ दोगे तो आपका पहला पड़ाव आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा पता है, इन तीनों का टोटल कर दूंगा। अभी देखो, अभी खर्चे खत्म नहीं हुए, फिर भी 2 मिनट के लिए अभी टोटल कर दूंगा, क्योंकि पहला पड़ाव खत्म हो गया ना। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ही यही बोलता है। तो 5,000, 2,000, 1,000, टोटल कितना हो गया? 8,000। ठीक, तो ये पहला पड़ाव आ गया, तो मैं इसको नंबर 1 डाल दूंगा। कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा प्राइम कॉस्ट। बताया था ना ऊपर, तीनों को मिला के क्या आ जाता है? प्राइम कॉस्ट। और ऐसे बॉक्स में हाईलाइट भी कर दूंगा, अलग से दिखना चाहिए कि ये मेरा प्राइम कॉस्ट है 8,000 का, अलग से दिखना चाहिए। पहला पड़ाव हो गया। टोटल कितने पड़ाव आएंगे? 5, ऐसे 5 आएंगे। ठीक है, तो उसको भी हम देखते जाएंगे। प्राइम कॉस्ट आ गया, कोई दिक्कत? बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, बार बार मेरे को मन होता है बोलने का। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही हमने तीनों को जोड़ा, क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब बारी आती है इनडायरेक्ट खर्चों की। डायरेक्ट वाला हो गया, मतलब जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाली लाइन पूरी खत्म हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अब बारी आती है ये वाली लाइन की, मतलब जितने भी इनडायरेक्ट वाले खर्चे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ओवरहेड, है ना। और ये ओवरहेड कहाँ कहाँ लगता है? 3 अलग अलग जगह पे लगता है। तो बस अब यही ऐड होगा, यही ऐड होगा। अब अगला आएगा, देखो ध्यान से, अब ये ऐड करूँगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट आ गया ना। प्राइम कॉस्ट कितना आया? 8,000। तो कैलकुलेटर में 8,000 को रहने दूंगा, उस 8,000 में मैं ऐड कर दूंगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, जो भी अमाउंट रहेगा, जैसे मान के चलो जानबूझ के मैं 2,000 ले लेता हूँ, तो अब मैं 8,000 प्लस 2,000 करके फाइनल अब बोल दूंगा 10,000 का खर्चा लग जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मेन चीज़, फैक्ट्री ओवरहेड इज नॉट अ सिंगल एक्सपेंडिचर। लिख लो कहीं पे अच्छे से, फैक्ट्री ओवरहेड इज नॉट अ सिंगल एक्सपेंडिचर। भाई ये हेडिंग है। फैक्ट्री ओवरहेड नाम का कोई खर्चा नहीं होता जो आप पे करते हो। कभी सुने हो क्या कि मैं फैक्ट्री, बहुत जैसे आप लोग में बहुत सारे लोगों का बिजनेस होगा, आपके फादर बिजनेस करते होंगे, फैक्ट्री होगी अलग अलग, तो कभी पापा से ये पूछना फैक्ट्री ओवरहेड पे करते हो क्या? बोलेंगे ये क्या होता है। ठीक है, तो पूछना फैक्ट्री का रेंट पे करते हो क्या? फैक्ट्री के लोगों की सैलरी पे करते हो क्या? फैक्ट्री में मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का इंश्योरेंस लगता है क्या? तो हाँ बोलेंगे। मतलब मेन तो एग्जाम्पल है ना उसकी, जो खर्चे आपके लगते हैं। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखना मत, सुनो ध्यान से। अभी आप लोग लिखना मत, मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ ऐसे डाल के। ठीक है, समझने के लिए। मेन तो मेरे को सीक्वेंस याद करवाना है ना, कौन सी चीज़ किसके अंदर आती है वो तो आप क्वेश्चन बनाते बनाते खुद से सीख जाओगे, है ना। तो जैसे फैक्ट्री का रेंट आ गया, है ना। फैक्ट्री की सैलरी आ गई, मतलब फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी। फैक्ट्री में मैनेजर बिठाए होगे, मैनेजर होगा, गार्ड होगा, क्लीनर होगा, साफ सफाई करने वाला, तो उसको सैलरी देते होगे, है ना। और फैक्ट्री में मशीन होती है, तो मशीन का इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन लगता होगा, मेंटेनेंस लगता होगा, मशीन इंश्योरेंस या उस मशीन का डेप्रिसिएशन, है ना। बहुत सारे खर्चे हैं, या उस मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस। समझ आ गया? ठीक है, मशीन में क्या, मशीन खुद तो चलती नहीं है, उसमें पावर एंड फ्यूल लगता है। मशीन क्या बंद, वो खाली मशीन चलेगी क्या? उसमें पावर एंड फ्यूल लगेगा। समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन में दिए होंगे, तो उसको आपको फैक्ट्री ओवरहेड के हेडिंग के नाम के अंदर लिखना है। फैक्ट्री ओवरहेड तो एक हेडिंग है, ठीक है, उसके अंदर ये सब खर्चे आते हैं। तो अभी ये सब खर्चों को मत लिखो, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लंबा हो जाएगा। वो तो क्वेश्चन से देख के हम खुद ही सीख जाएंगे कि कौन सा खर्चा कौन से ओवरहेड के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देगा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड सिंपल लेके चलो, प्राइम कॉस्ट आ गया ना। प्राइम कॉस्ट के आगे क्या करेंगे? लाइन से तीनों ओवरहेड को जोड़ते जाएंगे। तो पहला ओवरहेड कौन सा होता है? सामने आपके है। पहला ओवरहेड कौन सा होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दिया।
2000 मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब जो अभी एग्जाम्पल लिखे थे ना, ये जितने भी एग्जाम्पल है मैं मान के चल रहा हूँ, इन सबका अमाउंट कितना है मिला के कंबाइन 2000। ठीक है, मतलब फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब मिला के 2000 है फैक्ट्री का टोटल खर्चा। चलो ये हो गया। इसके आगे क्या होगा पता है? फैक्ट्री में एक चीज़ पड़ी होती है WIP। पता है WIP क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, जो बोलो। देखो मतलब जो भी सामान आप बना रहे हो ना, वो 3 स्टेजेस से होके गुजरता है। मतलब सबसे पहले तो वो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जो आप खरीद के लाते हो। ठीक है, उससे वो WIP बनता है, वर्क इन प्रोसेस। मतलब आपने उसमें काम चालू कर दिया है पर ख़त्म, फिनिश गुड्स नहीं बना है। जैसे आप लोग CMA या WIP हो, आप लोग CMA करना चालू तो कर दिए हो पर ख़त्म नहीं किए हो, तो यू आर WIP। समझ आ गए? 12th में आप लोग क्या थे पता है? रॉ मटेरियल। 12th में जब आपने 12th पास किया तब आप रॉ मटेरियल थे। जैसे ही फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन किए, फाउंडेशन से इंटर में आए, इंटर से फाइनल में जाओगे तब तक WIP रहोगे। जैसे ही फाइनल पास हो गए, डिग्री हाथ में आई, मतलब आप फिनिश गुड्स बन गए। ठीक है, फिनिश गुड्स बन गए। तो मतलब कोई भी सामान हो इन 3 स्टेजेस से होके गुजरता है। तो रॉ मटेरियल का स्टेज तो हो गया ऊपर में, ये देखो ये मटेरियल ही तो था, तो वो रॉ मटेरियल का स्टेज हो गया। अब बारी आती है WIP की स्टेज की। तो WIP भी तो फैक्ट्री में ही पड़ा होगा, है ना? WIP जो है वो भी तो फैक्ट्री में ही पड़ा होगा, फैक्ट्री के आगे थोड़ी उसको भेज देंगे। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता हम उसको फैक्ट्री के बाहर भेजेंगे ही नहीं। जब तक वो आधा बना हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो फैक्ट्री में ही उसमें और कंप्लीट किया जाएगा। तो इसलिए 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 जैसे ही मैंने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, WIP का एडजस्टमेंट भी यहीं पे होगा। WIP का एडजस्टमेंट मतलब क्या? ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो देखो लॉजिक मैंने यही बताया, ऐसे ही याद रखो। जैसे ही आपने फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस किया, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर तो बहुत सारे खर्चे आते हैं, वो भी मैंने बता दिया, बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। तो जैसे ही फैक्ट्री के ओवरहेड आपने जोड़े, फैक्ट्री में और क्या पड़ा होता है? WIP, है ना? वो फैक्ट्री के बाहर थोड़ी, बाहर ले जाके क्या बेच दोगे क्या? आधा बना हुआ है तो फैक्ट्री में ही रहेगा ना। तो ओपनिंग क्लोजिंग देखो, लॉजिक वही है, बता देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब जो पहले से आपके पास पिछले साल से आधा बना हुआ माल पड़ा हुआ है, तो उसको आप इस साल कंप्लीट करोगे, इस साल उसमें पूरा खर्चा लगेगा, इसलिए मैंने उसको इस साल के खर्चे में ऐड कर दिया। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब जो इस साल के एंड में आधा बना हुआ माल है। क्लोजिंग मतलब इस साल के एंड में, करेंट ईयर के एंड में आधा बना हुआ बचा है, तो वो कंप्लीट कब होगा? नेक्स्ट ईयर। इसलिए मैंने उसको उसको आपको नेक्स्ट ईयर के खर्चे में दिखाना है, इसलिए मैं इस साल के खर्चे में से उसको लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो इस साल तो कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए तो वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कहला आ गया। अगले साल कंप्लीट होगा तो अगले साल के खर्चे में दिखाना, यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया, और जो चीज़ माइनस में है आपको मालूम है कि वो ब्रैकेट में रहती है। ये लो, ये आपका सेकेंड पड़ाव खत्म। KBC याद करो, KBC सेकेंड पड़ाव आपका खत्म। मतलब अच्छा कैसे करोगे? 8000 में ही सब प्लस करोगे। 8000 प्लस 2000 हो गया 10, 10 और 1 मान के चलो सीधा, तो 11,000 का आपका आंसर आ गया। समझ आ गया कैसे चलना है, अमाउंट को कैसे प्लस करना है? ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेज आ गया, सेकेंड पड़ाव खत्म हो गया, जिसका नाम है 11,000 को एक नाम दिया गया है फैक्ट्री कॉस्ट। 11,000 का, 11,000 को हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। आपने क्या किया? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, सिंपल। यहाँ से आपने फैक्ट्री का शब्द उठाया, यहाँ से कॉस्ट का शब्द उठाया, बन गया फैक्ट्री कॉस्ट। समझ आ गए? प्राइम कॉस्ट में जैसे ही आपने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड प्लस किया और ओपनिंग स्टॉक WIP, क्लोजिंग स्टॉक WIP का किया, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ठीक है, वो तो करते करते याद हो जाएगा, चुटकियों का खेल है ये, चुटकियों में याद होता है ना? कई लोग को अभी से याद हो गया होगा। ठीक है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट, WIP वाला भी
वो जब एडजस्टमेंट किए फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। बस ऐसे ही करना है, पता है, एक एक ओवरहेड जोड़ोगे तो एक एक पड़ाव खत्म होते जाएगा। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया ना, ये हो गया, तो अगला पड़ाव आ गया। अब ये जोड़ेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो तीसरा पड़ाव आ जाएगा। चलो करते हैं वो भी, बस वही करना है और कुछ नहीं। मैं जोड़ देता हूँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो सिंपल वही चीज़ फिर से बोलूँगा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज़ नॉट अ सिंगल एक्सपेंडिचर। ये कोई सिंगल खर्चा नहीं है, ये एक हेडिंग है, ये एक हेडिंग है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के एसेट का डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है, मतलब जो भी ऑफिस के खर्चे होते हैं, ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है, जो भी सोच लो, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो इसके अंदर दिखाए जाएंगे। जैसे अलग अलग जैसे एग्जांपल है ना, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, वो सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, वो तो आप खुद पहचान लोगे क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा। तो अभी बस मैं हेडिंग लिख दिया हूँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसके अंदर ऑफिस के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो सब आते हैं। तो चलो मान के चलता हूँ ये 4000 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, एक एक ओवरहेड प्लस करो तो अगला पड़ाव खत्म होते जाएगा। ये ओवरहेड प्लस किए तो 15,000 आया, 11 + 4 15,000 आया, तो ये आपका तीसरा पड़ाव आ गया। कितना आसान है ना कॉस्ट शीट। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जगह देख के अब एडजस्ट कर लेना आप लोग भी। तीसरा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो मतलब अब आपने क्या किया, ऑफिस का ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड भी जोड़ दिया। अब अगला क्या करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ोगे? नहीं 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 नहीं, सबर, थोड़ा सा सबर। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं जुड़ेगा। देखो नाम से क्या समझ आ गया, सेल करने का जो भी खर्चा है, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन का कमीशन जो भी है, एजेंट को जो भी देंगे, ठीक है, शोरूम का जो भी रेंट होगा, तो वो सब आएगा। बट अभी नहीं, अभी क्या होगा, हमने प्रोडक्शन तो कर दिया, ठीक, तो ज़रूरी थोड़ी है जितना हमने प्रोडक्शन किया उतना ही सेल हो जाएगा। अभी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं जोड़ेंगे, इसी कारण से कि जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही उतना यूनिट्स सेल नहीं होगा, कम कभी ज़्यादा, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे फिनिश गुड्स, यानी ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेम वही लॉजिक के साथ पूछो, ओपनिंग स्टॉक ऐड क्यों हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक लेस क्यों हो रहा है, तो सेम वही लॉजिक है, लिख के बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो अमाउंट भी ले लेता हूँ, ये 3000, ये 2000 माइनस, चलो प्लस माइनस भी कर ही लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, है ना। तो ये आप तब आपका चौथा पड़ाव आ जाएगा। देखो लॉजिक कैसे बताया मैंने, समझ आया। पहले मैंने आपको एक लालच दिया, ये बोला कि एक एक बेटा एक एक ओवरहेड जोड़ो, आपका अगला पड़ाव। देखो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, अगला पड़ाव था। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़े तो और अगला पड़ाव आ गया, ऑफिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। अब आप लालच में आ गए तो बोले चलो सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी जोड़ देते हैं और आगे का पड़ाव आ जाएगा। नहीं, मैंने क्या बोला, तीसरा पड़ाव क्या था आपका, ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि सर जितना प्रोडक्शन हुआ है ज़रूरी नहीं है कि उतना ही सेल हो जाए, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, ना के बराबर, है ना। जितना यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया है उतना ही सेल हो जाएगा क्या हर बार, नहीं। अभी आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जोड़ोगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तब जोड़ोगे जब सेल करने की बारी आएगी। अभी तो क्या है, प्रोडक्शन खत्म हुआ है, प्रोडक्शन खत्म हुआ है, तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा पता है, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, मतलब जो फिनिश गुड्स मेरे पास पिछले साल से बन के पड़ा हुआ है उसको मैं इस साल बेचूंगा पहले, तो इसलिए वो ऐड हो गया क्योंकि मैं इस साल बेच रहा हूँ इसीलिए। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है, जो बन के तो रेडी है और वो बिका नहीं, इस साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक है ना, मतलब इस साल के एंड में बच गया, तो सेल कब होगा, अगले साल होगा।
इस साल तो नहीं हुआ, तो इस साल के खर्चेस में से उसको माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका चौथा पड़ाव आ जाएगा, ये आपने अकाउंट्स में बहुत सुना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS बोलते हैं, अकाउंट्स में भी बहुत बार आता है ये, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या शॉर्ट में हम इसको COGS बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितना गुड्स आपने सेल किया है उसको बनाने में कितना खर्चा लगा है, ठीक। चलो, अब आप फाइनली वो लास्ट बचा हुआ ओवरहेड जोड़ सकते हो, ये बचा है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बचा है, तो अब आप इसको ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज़ नॉट अ सिंगल एक्सपेंडिचर, ये किसी खर्चे का नाम नहीं है, ये तो एक हेडिंग है, इसके अंदर बहुत सारे खर्चे आएंगे। सेल्समैन की सैलरी, जो डोर टू डोर जाके बेचते हैं ना माल, आजकल थोड़े कम हो गए हैं, पहले बहुत चलते थे, जो घर घर जाके घंटी बजा के माल बेचते थे, दिखाते थे, हम उनको भगा देते थे, ठीक है, ये सोच के कि फालतू प्रोडक्ट होगा, ठीक है, कितनी मेहनत करते थे वो लोग, है ना, धूप में बारिश में। तो सेल्समैन की जो सैलरी है या सेल्समैन का कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, एजेंट को जो भी पैसा वैसा कमीशन दोगे सेल करने का, अगर कोई एजेंट्स के थ्रू आप सेल करते हो तो, ठीक है। मान लो आपने होम डिलीवरी के लिए एक गाड़ी रखी है, होम डिलीवरी करने के लिए एक गाड़ी रखी है, तो उस गाड़ी का जो भी खर्चा आएगा, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, तो वो सब भी आप यहाँ जोड़ दोगे, ठीक है। शोरूम का अगर रेंट है तो यहाँ पे जोड़ दोगे, सेल्स मैनेजर की सैलरी, वो सब आप इसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर दिखाओगे, ठीक है। मान के चलता हूँ कि ये 4000 है, ठीक है, तो ये लो ऐड करके 20,000 हो गया, 16 + 4 20,000, ये आपका पांचवा और लास्ट हेड, मैंने बोला था 5 हेड है, 5 पड़ाव है, आ गया पांचवा पड़ाव, खत्म कॉस्ट शीट। तो इसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल, कि सेल करने में फाइनली कितना खर्चा लगा, ठीक है, या इसको टोटल कॉस्ट भी कहा जा सकता है। आप इसको टोटल कॉस्ट लिखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि यह हो गया खत्म, A to Z आपने सारे खर्चे जोड़ दिए, दिस इज योर टोटल एंड फाइनल कॉस्ट, है ना। इसमें क्या करोगे पता है, इसमें आप अगर आप प्रॉफिट जोड़ोगे, फाइनल टोटल कॉस्ट में क्या करोगे, अच्छा जैसे 20,000 का खर्चा लगा है, तो 20,000 में ही बेचोगे क्या, नहीं, 25,000 मान बेचोगे मान लो, तो 5,000 का क्या हुआ प्रॉफिट, तब जाके मैं 25,000 में क्या करूँगा, गुड्स को सेल करूँगा। ये तो आप लोग बचपन से जानते हो कि अगर मैं कॉस्ट में प्लस कर दूँ प्रॉफिट तो क्या आ जाएगा, सेल, है ना, क्योंकि कॉस्ट आपकी 20,000 है, 20,000 की तो आपकी जेब से लागत खर्चा लग चुका है, तो क्या 20,000 में ही बेचोगे, तो घर कैसे चलाओगे, है ना। तो 20,000 का माल है तो मान के चलो मैं उसको 25,000 में बेचूंगा, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है 5,000, वो क्या कहलाएगा मेरा प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट शीट खत्म, ठीक, बढ़िया से सीक्वेंस को अच्छे से कॉपी में लिख लो, अच्छे से याद कर लो। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ही देखेंगे, जिसके क्वेश्चंस हैं टोटल इस चैप्टर में 8 क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फटाफट फॉर्मेट अच्छे से कॉपी में लिखा होना चाहिए, मुझे बताना लिख के, जैसे ही लिख के हो जाएगा मुझे बताना कि हाँ सर हमने फॉर्मेट लिख लिया कॉपी में, ठीक है। तभी, क्योंकि देखो लिखोगे ना तो ही याद होगा, प्रैक्टिस बनेगी, तभी एग्ज़ाम में हाथ चलेगा लिख के, क्योंकि एग्ज़ाम ओरल थोड़ी है कि हाँ मन में याद हो गया ऐसे ही जाके लिखने बैठ जाएंगे, तो नहीं होगा, ठीक है, 40 भी नहीं आएगा ऐसे, तो अच्छे से आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है कॉपी में, फेयर में अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। अगले लेक्चर से हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे।